हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। तो आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हिस्ट्री, जो कि हमारी तमिलनाडु बुक से यहाँ पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं। काफ़ी चैप्टर्स देख चुके हैं। 11th क्लास की ये हमारी हिस्ट्री की चल रही है। तो आइए देखते हैं। एंशिएंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, मिडेवल हम लोग देख रहे थे। इसमें हम लोग आज क्या देखेंगे, एक बार इंडेक्स देख लीजिए, फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा। अभी हमने हाफ कंप्लीट किया था मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर में रेस्ट ऑफ दी जो भी पार्ट्स अभी बचा हुआ है, उन सबको हम लोग देखेंगे अभी। बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार को हम लोग देखेंगे। सबसे महान जो है वो औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे, आप लोग को भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो फिर से वैसे ही स्टोरी के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आधा मुग़ल एम्पायर कंप्लीट हो चुका है, उसकी लिंक मैं यहाँ पे आपको आई बटन पे पुट कर दूँगी, आप लोग क्लिक करके ज़रूर देख लेना। इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें आप लोग ज़रूर देख लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंडिया अंडर मुगल्स, फिर मराठास का देखेंगे, फिर कैसे यूरोपियंस इंडिया आए उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो इतने टॉपिक हमें देखना है, उसके बाद हमारी ये 11th क्लास की कंप्लीट हो जाएगी। फिर 12th क्लास में हम लोग जाएंगे, जिसमें कि मॉडर्न इंडिया होगा। लेकिन उससे पहले मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाना चाहूँगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मेंस है अभी 2020 की। तो आप लोग के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको हम लोग जल्दी से कंप्लीट करेंगे, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वो आपका ज़रा सा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ज़रा सा भी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, इसलिए वो मैं देखूँगी। चलिए, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन आपकी होने वाली है। एक से एक अजूबा को हम लोग देखने वाले हैं, जो मुग़ल एम्पायर के अधीन थे। तो काफ़ी अच्छे शासक भी थे, जिनके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अकबर वगैरह के बारे में। लेकिन अब जितने शासक यहाँ पे रहे हैं ना, सब एक से एक मज़ेदार है। तो उन मज़ेदार किरदार को देखने के लिए चलिए रेडी रहिए। और रेस्ट ऑफ द लेसन देखने के लिए आपको बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उसके बाद आप लोग प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे देती हूँ, जो इससे पहले वाले लेसन आए थे, क्योंकि आप लोग की कनेक्टिविटी में भी यहाँ पे टूट गई हो, लेकिन उसे मैं जोड़ना चाहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम मिडेवल इंडिया पढ़ने में बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। अरे बोरिंग नहीं लगना है आप लोग को इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। देखिए, मिडेवल हिस्ट्री में मुझे सबसे अच्छा ये लगता है ना, कि ऐसे ऐसे शासक देखने को मिले हैं, जो कुछ तो आपको पढ़ा लिखा जिसको बेवकूफ़ कहते हैं वो भी है यहाँ पे, और कुछ को तो यहाँ पे लगे कि बचपन से ही इतना ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया गया है कि वैसा तो अवतार आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। और कुछ तो ऐसे शराबी गंजेड़ी देखने को मिलेंगे, और कुछ तो जो लैला मजनू के ही फिराक में रह गए, और कुछ जो कि महाबेवकूफ़, खुद को बहुत स्मार्ट समझते थे, लेकिन थे वो महाबेवकूफ़, जिन्होंने अच्छा खासा एम्पायर को पूरी तरीके से डुबा दिया अपने बेवकूफ़ी के कारण। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है हर किसी के किरदार को पढ़ने में। तो इंटरेस्ट लेकर जब आप हर किसी के किरदार को समझिएगा ना, तो तब आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो वैसे ही मैं यहाँ पे भी आप लोगों के साथ स्टोरी जैसा शेयर करती हूँ, कि कैसे कैसे ये लोग थे, जिनको आप लोग बुड़बक भी कह सकते हो। तो मुझे तो आधा से ज़्यादा शासक यहाँ के मिडेवल इंडिया के बुड़बक ही लगते हैं। एक दो है जो कि काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किए थे, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किए थे, उनको छोड़कर आप किसी को भी अच्छा नहीं बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे सबसे पहले कि मुग़ल एम्पायर की कैसी हिस्ट्री थी, पॉलिटिकल हिस्ट्री देखे थे, बाबर और उनके अचीवमेंट के बारे में देखे थे, हुमायूं की डिफ़िकल्टीज़ देखे थे, अकबर और उनकी अचीवमेंट क्या है। अब अकबर के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मज़ा तो लेकर आप लोग को पढ़ना ही है, लेकिन साथ ही साथ आप लोग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भटकिएगा मत, क्योंकि वही टॉपिक आप लोग को ज़्यादा फोकस करके कंप्लीट करने की ज़रूरत है, जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। तो अकबर पता नहीं, वैसे भी मैं कहीं ना कि ये बचपन से ही बहुत शक्तिशाली थे, इनको बचपन में ही सादा मतलब कि सारा ज्ञान इनको बचपन में ही आ गया था। 12-13 साल की उम्र में, जब हमें ये भी नहीं पता होता है कि हम स्कूल क्यों जा रहे हैं, जब हमें ये भी नहीं पता होता है कि होमवर्क क्यों कर रहे हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब रट्टा मारते थे, उसका कुछ मीनिंग नहीं समझ में आता था। तब ये महान पुरुष ऐसे थे, जिनको कि सारी चीज़ें पता चल गई, कि हाँ, इनको स्टेट कैसे संभालना है, इनको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो सारा कुछ इनको पता चल गया था उस एज में। मतलब समझ सकते हो कि कितना हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ ये पैदा लिए थे। तो इसीलिए अकबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते। कुछ यूनिक क्वालिटी, कुछ नहीं, बहुत सारी यूनिक क्वालिटी थी, तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रिय है। यूपीएससी भी इनका पीछा हमेशा करता है, यूपीएससी भी अकबर को नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो अकबर और इनकी अचीवमेंट देखे थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जहांगीर शाहजहां, जो कि लैला मजनू से लैश है, मतलब कि प्यार मोहब्बत में इतना ज़्यादा ये घिरे थे कि क्या ही बोलूँ यार, ऐसा प्यार करने वाला इंसान आज की डेट में नहीं मिलता है, कि फिर से जो है ताजमहल खड़ा कर दे या फिर कुछ भी। तो चलिए दिखाऊंगी मैं इनकी आशिकी, दिखाऊंगी कि कितना ये मोहब्बत, प्यार मोहब्बत में कितना ज़्यादा ये संलिप्त थे, कितना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व थे, कि अपने शासक, अपने साम्राज्य को भी ये डुबा रखे थे। फिर औरंगजेब, एकदम से बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आदमी है। औरंगजेब के बारे में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी, काफ़ी मज़ा आएगा। और ये एक औरंगजेब ऐसा नमूना है ना इस पूरे मुग़ल एम्पायर का, जिसके वजह से ये मुग़ल एम्पायर ठप हो गया, मतलब कि ख़त्म ही हो गया, अस्तित्व ही ख़त्म हो गया। अगर ये लैला मजनू पहले, तो ये शाहजहाँ है, जिनको प्यार मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं सूझा। अगर ये थोड़ा सा प्यार मोहब्बत, मतलब कि बीवी के
के गुलाम थे, ऐसा आप कह सकते हो। थोड़ा सा इससे बाहर निकल जाते, कुछ और दिमाग लगा लेते, किसी और जगह दिमाग लगाते, तो ज़रूर कुछ ना कुछ मुग़ल एम्पायर का भला होता। उसके बाद बचा खुचा जो कसर था वो पूरा कौन किया? औरंगज़ेब किया। तो चलिए इन लोग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हम लोग देखें, बाबर के बारे में देखें। अब डिटेल यहाँ पे मैं देने लगूँगी, बताने लगूँगी तो फिर टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा पहले का भी ये सारे किरदार को, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और कुछ तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी, नहीं तो आप बोलोगे कि मैं तो पीछे ही पड़ गई इन लोग के। पीछे क्या पढ़ूँ यार, ये लोग है ही ऐसे मतलब पढ़ते वक्त इतना मुझे हंसी लगता है, बट कोई नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं जहांगीर के साथ। इनका शासनकाल थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम रट्टा मार के बैठ जाना, नहीं, वो कोई पूछता नहीं है। 1605 के बाद से ये 1627 तक रहे, जब अकबर की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अकबर ख़त्म, अकबर की मृत्यु हो गई तो प्रिंस सलीम जो है वो यहाँ पे सक्सीड किए, अकबर के बाद आए और उनको यहाँ पे जहांगीर का टाइटल दिया गया, क्योंकि इन्होंने पूरे साम्राज्य में, पूरे वर्ल्ड में इन्होंने कंक्योर कर लिया था, यानी कि जो जीत हासिल की थी ना, पूरे वर्ल्ड में जीत हासिल की थी, और इसलिए इनको जहांगीर कहा जाता था। लेकिन असली नाम इनका क्या था? सलीम था, ठीक है। तो सलीम वो वही वाला सलीम तो ये ध्यान रखिएगा। जहांगीर की जो वाइफ थी उनको यहाँ पे देखा गया, तो जहांगीर की वाइफ को ऐसा देखा जाता था कि वो चेंज करना चाहती थी। क्या? तो जो गवर्नमेंट चल रहा है, जिस तरीके से कंट्री की गवर्नमेंट चल रही है, उनको वो चेंज करने का कोशिश कर रही है, ऐसा जहांगीर की वाइफ के द्वारा देखा जाता था कि वो ऐसा काम करती है। साथ ही उनका एक बेटा था जिसका नाम खुसरो था, वो भी यहाँ पे रिवॉल्ट किया, लेकिन बाद में इसको हरा दिया गया और हर जाने के बाद इसको जो है जेल में डाल दिया गया। इनके वन ऑफ द सपोर्टर थे जो अर्जुन गुरु है, 5th सिख गुरु भी इनको कहते हैं। उनका क्या हुआ कि बीहेडेड हो गया, यानी कि क्या कहने का मतलब कि सर कलम कर दिया गया, उनका जो है सर काट दिया गया, ऐसा हुआ उनके साथ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देख लेते हैं इनकी बीवी के बारे में, यानी कि जहांगीर की बीवी के बारे में, जो कहा जा रहा था कि काफ़ी ज़्यादा कंट्री का जो जिस तरीके से गवर्नमेंट चल रहा है, सरकार चल रही है, उनको जो है ना वो चेंज करना चाह रही है। और रेबेलियन का क्या होता है कि वायलेंस के थ्रू वो करना चाह रही है, यानी कि जो सरकार को चेंज करने का कोशिश कर रही है उसमें उनको हिंसा, ये वायलेंस और जो है दंगा फसाद, ये सब सारी चीज़ों की ज़रूरत है। नूर जहाँ है यहाँ, ये मैडम है। 1611 में जहांगीर जो है इनसे शादी करते हैं। नूर जहाँ का मतलब है लाइट ऑफ वर्ल्ड, यानी कि पूरी आपको वर्ल्ड में जो है प्रकाश देखने को मिलेगा, ठीक है। इनके फादर थे, वो एक रिस्पेक्टेबल पर्सन है, ये सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। इनके फादर का नाम क्या है और क्या है नहीं है, और इनको चीफ दीवान का पोस्ट दिया गया था, ये कहीं नहीं पूछा जाएगा। कुछ और इनके फैमिली के मेंबर थे जो कि यहाँ पे इनके अलायंस से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुए, यानी कि जब जहांगीर और नूर जहाँ की शादी हुई तो बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होता था। पहले के ज़माने में शादी कैसे होते थे, जो भी राजा महाराजा होते थे वो दूसरों की जो और उनसे जो पावरफुल या फिर उनसे थोड़े कम पावरफुल जो राजा महाराजा होते थे, उनकी बेटी को फंसा के शादी कर लेते थे। क्यों? क्योंकि शादी करने के बाद जो लड़की के बाप का जो एरिया होता था वो भी तो लड़के के अंदर आ गया ना, राजा उसको अपने अधीन ले लिया। तो ये एक अलायंस करने का ना, एक अपने अंदर अधीन, उस क्षेत्र को अपने अधीन लाने का एक उस समय जो है ना मोहरा चला जाता था, इस तरीके का एक गेम खेला जाता था, ठीक है। तो इसीलिए आप देखते हो कि राजा महाराजाओं की रानी जो है ना एक नहीं होती है, 2-4 होती है। तो 4 होने का यही रीज़न है कि वो उनको जहाँ जहाँ जो भी साम्राज्य अपने अंदर लाना होता था तो वो क्या करते थे, वहाँ की कोई जो खूबसूरत क्वीन होती थी, रानी महारानी होती थी, उनको पटाकर वो शादी कर लेते थे। वो भी साम्राज्य इनके हाथ में आ गया है ना, है कि नहीं। एक तीर से 2 निशाना हो जाता था। नूरजहाँ के जो बड़े भाई थे असाफ खान, उनको यहाँ पे खाने समान जैसा अपॉइंट किया गया था। एक पोस्ट था जो कि यहाँ पे नोबल जैसा एक पोस्ट था, ठीक है। 1612 में क्या हुआ कि असाफ खान की बेटी यानी कि अर्जुमंद बानू बेगम, इनको बाद में मुमताज़ कहा गया, उनका यहाँ पे शादी जहांगीर के जो 3rd बेटे थे प्रिंस खुर्रम, जिनको शाहजहां कहा जाने लगा, उनसे शादी हो गई, ठीक है। जहांगीर का बेटा शाहजहां, प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज। कई बार यही लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि शाहजहां का बेटा जहांगीर है कि जहांगीर का बेटा शाहजहां है। तो जहांगीर का बेटा शाहजहां है, उनकी शादी हो गई मुमताज़ से। अब ये माना जा रहा था कुछ हिस्टोरियन के द्वारा कि जो नूरजहां है ना, उनके द्वारा कुछ जनता या जुनता भी आप कह सकते हो, इस तरीके का एक ग्रुप बनाया जाता था और इसको 2 फैक्शन में, यानी कि जो मुगल कोर्ट हुआ करता था उस समय, तो उसको 2 तरीके से चलाया जाता था। तो चलिए ठीक है, जुनता किसके द्वारा लाया गया, तो याद रखिएगा नूरजहां के द्वारा। इसमें क्या है कि शाहजहां जो थे ना वो अपने फादर के अगेंस्ट में आ गए इस वायलेंस में, और फिर ये चीज़ देखने को मिला कि ये जो शाहजहां अपने फादर के अगेंस्ट में खड़े हो गए, यानी कि गवर्नमेंट चेंज करने का जो तीर निशाना लगा रही थी इनकी बीवी, तो ये उनके बातों में मान गए, यानी कि नूरजहां की बातों में आ गए शाहजहां। और उसके बाद क्या हुआ कि
सॉरी बीवी नहीं, उनकी माँ की बातों में आ गए। और ये चीज़ उस समय माना जा रहा था कि जो जहांगीर भी थे ना, वो नूरजहाँ जो कहती थी वैसे ही वैसे ये काम करते थे। जैसा जैसा नूरजहाँ कहती थी कि अब ये काम होगा, शाहजहाँ जो है, जहांगीर जो है वो उस पर कम्प्लीटली जो है अग्री करते थे। इस तरीके का यहाँ पे देखने को मिला कि कुछ ऐसे भी हिस्टोरियन थे जो कि इस तरीके का बात नहीं मानते थे, लेकिन कुछ को ऐसा लगता था कि जहांगीर जो है ना, वो पूरी तरीके से नूरजहाँ से इन्फ्लुएंस थे। यानी कि नूरजहाँ का जो जो बात जो भी कहना था, जहांगीर बस मतलब एक होता है ना कि नोट देते थे, यानी कि वो जो है आराम से उसके हामी में हामी भरते थे। जहांगीर कुछ समय के बाद बहुत ज़्यादा वीक हो गए क्योंकि उनका हेल्थ सही नहीं होता था। फिर इम्पॉर्टेंट उनको यहाँ पे पॉलिटिकल डिसीजन लेना था, तो काफ़ी पॉलिटिकल डिसीजन उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट लिया, और वो ये सारी चीज़ें उनकी ऑटोबायोग्राफी से पता चलता है। लेकिन ये आप देखो कि क्लियर है कि नूरजहाँ डोमिनेट ज़रूर करती थी, ठीक है। रॉयल हाउस होल्ड हो या फिर एक सेट ऑफ फैशन हो जो कि पर्शियन ट्रेडिशन में बेस्ड हो, तो ये सारी चीज़ों पे जो है नूरजहाँ का बहुत ज़्यादा दबदबा चलता था। शी इनकरेज्ड पर्शियन आर्ट और कल्चर इन द कोर्ट, यानी कि जो मुगल कोर्ट हुआ करता था उसमें यहाँ पे नूरजहाँ जी को पर्शियन आर्ट बहुत पसंद था, कल्चर भी बहुत पसंद था, और कांस्टेंट कंपेनियन था जहांगीर का, और उनको उनके साथ हंटिंग में भी वो उसको ज्वाइन करती थी। तो काफ़ी यहाँ पे एक्टिव लेडी थी ये नूरजहाँ। जब यहाँ पे शाहजहाँ राइज हो रहा था, शाहजहाँ कौन, जहांगीर का बेटा, ठीक है। जब शाहजहाँ राइज हो रहा था तो उनकी पर्सनल एम्बिशंस थी, उसके कारण जो है वो बहुत अच्छा कर रहा था। फिर उसके बाद कुछ रिवॉल्ट भी रोज़ हुआ और वो अपने फादर के अगेंस्ट में ही खड़े हो गए। और ये रिबेलियन जो है ना, जितनी भी एक्टिविटीज़ थी एम्पायर का, वो भी 4 साल का, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो गया। जहांगीर की डेथ हो गई क्योंकि उनकी तो हेल्थ पहले से सही नहीं थी। तो 1627 में जो है जहांगीर चल बसे। शाहजहाँ उसके बाद जो है आगरा गए, जहाँ पे कुछ नोबल्स थे उन्हें काफ़ी, और जो आर्मी थे उन्होंने काफ़ी यहाँ पे सपोर्ट किया। नूरजहाँ को यहाँ पे पेंशन मिलने लगा। ऑब्वियस है कि जहांगीर जब यहाँ पे चल बसे तो उसके बाद जो है नूरजहाँ को पेंशन मिला, और पूरी रिटायर्ड लाइफ जो है ना, यानी कि अपने डेथ के एंड तक जो है वो ऐसे ही पेंशन में ही गुजार दी। अब शाहजहाँ की बात करते हैं, जो कि अगेन जो है ये लाला मजनू वाला खेल आपको देखने को मिलेगा। पिता का ही गुण इस बेटे के अंदर आया था। शाहजहाँ जो है उनके द्वारा एक कैंपेन लॉन्च किया गया था, वो भी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, जिससे कि यहाँ पे जो खंडहर और जो कुछ और एंसेस्ट्रल लैंड थे, जो उनके पूर्वज का जो ज़मीन था ना, वो सारी चीज़ वो ले सके, इसलिए वहाँ पे एक कैंपेन वो चला रहे थे शाहजहाँ। जो मुग़ल आर्मी था उनके द्वारा बहुत सारे जो लाइव्स थे वो तो लॉस्ट हो गया। मुग़ल आर्मी आप देखोगे मोर देन 5000 लाइव्स जो है ना, इस सक्सेशन में जो वो अपना ज़मीन लेना चाह रहे थे, खंडहर लेना चाह रहे थे, उसमें बहुत ज़्यादा आप देखते हो कि ऐसे तो आराम से कोई नहीं दे देता या कोई नहीं ले लेता ज़मीन, खून खराबा तो वाजिब था, तो वैसे ही इतना भी खून खराबा हुआ कि 5000 लाइव्स जो है ना वो ख़त्म हो गए। शाहजहाँ को ये रियलाइज़ हुआ अपने एम्बिशन का। फिर उसके बाद उनको ऐसा लगा होगा, यार एक समय के बाद तो आपको भी फील होगा ना कि आपकी वजह से आप ऐसा जिद लेके बैठे हो कि 5000 लोग मर गए। अब आप कभी भी सोचिए कि आप ऐसा काम कर रहे हो जिसमें कि आपकी वजह से 5000 लोग की जान चली गई। 5000 लोग तो वो थे जो कि युद्ध में आपके शामिल थे, बाकी उनके पीछे जो उनके बीवी बच्चा, उनका माँ बाप सबको ही होगा, वो भी तो बर्बाद ही हो गए ना। तो यही चीज़ उनको लगा होगा कि चलो ठीक है, इतना बड़ा वायलेंस हो रहा है, इतना बड़ा दंगा हो रहा है, तो वो फिर जो है लड़ना छोड़ दिए। उनकी जो डेक्कन पॉलिसी थी वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल थी उस टाइम में। और उसके बाद जो है ना, जो अहमदनगर के जो फोर्सेस थे उनको भी हराया गया। फिर अहमदनगर को भी जो है शाहजहाँ अपने अंदर ले लिया। यानी कि बोथ बीजापुर और जो गोलकंडा है ना, उनके द्वारा यहाँ पे एक ट्रीटी साइन किया गया था इस एम्परर के साथ। शाहजहाँ की बात करें तो यहाँ पे 4 मुगल प्रोविंसेस, यानी कि डेक्कन में आप देखोगे खानदेश, बेरार, तेलंगाना और साथ ही साथ दौलताबाद, ये 4 जो है अपने अधीन ले लिए और ये अपना मिला लिए। और साथ ही साथ ये पूरे उनके बेटे जो है औरंगजेब, यानी कि शाहजहाँ के बेटे जो औरंगजेब थे, उनके कंट्रोल में ये चारों जो जगह है वो यहाँ पे आ चुका था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है शाहजहाँ और ये है यहाँ पे मुमताज़ बेगम, इनका एक पेंटिंग है, ठीक है, माना जाता है काफ़ी खूबसूरत थी। अब यहाँ पे देखिए वॉर ऑफ सक्सेशन, यानी कि एक के बाद एक लड़ाई होने लगा, एक के बाद एक जो है युद्ध होने लगा। लास्ट ईयर जो शाहजहाँ का जो शासनकाल का था, इसमें बहुत ज़्यादा वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ और 4 बेटों के साथ हुआ। पहले तो धारा सिकोवा जो कि आपका क्राउन प्रिंस थे, सूजा जो कि बंगाल के गवर्नर थे, औरंगजेब जो कि डेक्कन के गवर्नर थे, और मुराद बख्श जो कि यहाँ पे मलवा और गुजरात के गवर्नर थे। ये 4 जगह आपको चारों बेटे से आपको देखने को मिलेगा कि भीषण यहाँ पे लड़ाई हुई। उसके बाद क्या हुआ कि 1657 में जब काफ़ी सालों तक ये लोग लड़ के जब थक गए, तो शाहजहाँ का यहाँ पे तबीयत ख़राब हो गया। जस्ट वैसे ही जैसे इनका पिता का जहांगीर का तबीयत ख़राब हुआ था, वैसे ही शाहजहाँ की भी तबीयत ख़राब हो गई दिल्ली में, और बाद में ये रिकवर भी हो गए थे। तो प्रिंसेस जो है फिर वहाँ बाद में आप देखोगे कि ये जो प्रिंस थे फिर वो फाइट करना स्टार्ट कर दिए मुगल थ्रोन में।
औरंगज़ेब यहाँ पे इमर्ज होकर आए, यानी कि तब तक चलिए इसका बेटा भी बड़ा हो गया, शाहजहाँ का बेटा भी बड़ा हो गया औरंगज़ेब। इनका एंट्री हुआ आगरा फोर्ट में। जब यहाँ पे दारा को हराया गया तो फिर उसके बाद ये एंट्री लिया आगरा फोर्ट में। उसके बाद शाहजहाँ को फोर्स किया गया कि वो सरेंडर कर दें, क्योंकि बहुत आतंक मचा रहा था, इतना ज़्यादा लड़ाई कर रहे थे, इतना ज़्यादा युद्ध कर रहा था कि उनको यहाँ पे फोर्स किया गया कि ठीक है, अब आपकी तबीयत ख़राब हो गई है, अब आपका साथ नहीं दे रहा, शरीर साथ नहीं दे रहा, आप थोड़ा शांत बैठिए, सरेंडर कर दीजिए। तो शाहजहाँ भी यहाँ पे कन्फाइन किए फीमेल अपार्टमेंट, वो भी कहाँ, आगरा फोर्ट में, और स्ट्रिक्टली जो है वो विजिल के अंदर उनको रखा गया। और अच्छे तरीके से आप देखोगे कि उनको ट्रीट नहीं किया गया, और ऐसा नहीं है कि इल ट्रीट किया गया, ठीक ही ठाक रहा। शाहजहाँ जो है वो 8 ईयर्स लॉन्ग तक यहीं पे रहे, और नर्स के द्वारा जो है उनको काफ़ी सेवा किया गया। फिर वो 8 साल के बाद जो है ना उनकी ख़त्म हो गई, उनकी मृत्यु हो गई 1666 में, ठीक है। इससे पहले जो उनकी बेगम थी, वाइफ का जो ग्रेव था ताजमहल में, उन्हीं के बगल में जो है इनको दफनाया गया था, ठीक है। तो इनसे पहले जो है मुमताज़ जी वो यहाँ पे चल बसी थी, उसके बाद जो है इनका निधन हुआ। तो चलिए ठीक है, इसमें कोई लव स्टोरी आपका नहीं दिया गया, लेकिन और भी बुक आप पढ़ोगे तो शाहजहाँ और मुमताज़ का, जो कि आपको याद है कि शाहजहाँ जो है मुमताज़ के याद में ताजमहल बना दिए थे, तो उसी ताजमहल के बगल में जो है इनका जो बॉडी दफन किया जाता है, तो वो भी इनका भी वहीं दफन किया गया। तो दोनों एक ही साथ है। तो आप लोग समझ सकते हो कि प्यार मोहब्बत इस तरीके से सर पे जुनून सवार था कि मुमताज़ के याद में एक ताजमहल ही बन गया। जैसे मुमताज़ सुंदर थी, वैसे ही ताजमहल भी आज के डेट में उतने ही सुंदर है। तो ये सारी चीज़ें इस बुक में नहीं बताई जाती है, बट आप लोग कहीं और पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। अब आते हैं इनके बेटे का करतूत देखते हैं, जो कि यहाँ पे औरंगज़ेब है। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए, अब औरंगज़ेब का क्या था कि वन ऑफ द एबलेस्ट ऑफ द मुग़ल किंग थे, यानी कि इनको बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा इनको मतलब कि एक होता है ना कि पावरफुल राजा इनको माना तो जाता था। और इनको टाइटल क्या मिला था, आलमगीर, वर्ल्ड कनकर, यानी कि अगेन जो पूरे वर्ल्ड पे जो जीत हासिल कर लेता है, इनको ये टाइटल मिला था। तो चलो ठीक है, कुछ इनका बहुत अच्छा योगदान रहा होगा जिनकी वजह से इनको इस तरीके का टाइटल दिया गया। इनकी जो मिलिट्री कंपेन्स थी ना, वो फर्स्ट 10 ईयर के इनके शासनकाल में आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा ग्रेट सक्सेस किया। यानी कि जैसे ही ये गद्दी पे आए ना, इनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ चलने लगा। ये पूरी तरीके से जो है अपने साम्राज्य के बारे में सोचे, उसका डेवलपमेंट किए, उसके बारे में अच्छा यहाँ पे काम किए हैं। तब इनको इस तरीके का जो है, आप लोग समझ सकते हो कि वर्ल्ड कनक्योर का टैग हासिल करना इतना आसान नहीं है, बट यहाँ पे इन्होंने किया। फिर ये माइनर रिवॉल्ट जो थे उनको भी सप्रेस किए। इनके द्वारा बहुत ज़्यादा जो सीरियस डिफ़िकल्टीज़ जो है बाद में इनके शासनकाल में के बाद में जो है बहुत ज़्यादा सीरियस डिफ़िकल्टी भी इनके द्वारा फेस किया गया। जो जट और जो सटनामीस है और साथ ही साथ जो सिख है ना, वो भी इनके अगेंस्ट में ही रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिए। थोड़े से स्ट्रिक्ट भी थे ये अपने पॉलिसी के। और ये सारे जो रिवॉल्ट हैं, ये हार्श रिलीजियस पॉलिसी के द्वारा ही इंड्यूस्ड किया गया था। तो ओवरऑल इनका स्टार्टिंग बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद आप डेक्कन पॉलिसी इनका देखो। जो डेक्कन पॉलिसी मुगल्स का था, वो यहाँ पे अकबर के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आप देखो कि वो क्या किए थे, खानदेश, बेरार, उसके बाद जो है ये सारा जगह पे वो कनकेयर किया, जीत हासिल किया। जहांगीर के द्वारा भी आप देखो कि जो मलिक अंबर है अहमदनगर के, उनके अगेंस्ट में लड़ा गया था। और शाहजहाँ के शासनकाल में जो औरंगजेब है, वो डेक्कन के गवर्नर भी रहे थे। और उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है एग्रेसिव आप देखोगे डेक्कन पॉलिसी लाया गया था। तो डेक्कन में जो है वहाँ के रूल्स रेगुलेशन लाई गई थी, इसलिए इसको डेक्कन पॉलिसी कहा जा रहा है। जब ये यहाँ पे मुगल एम्पायर में आए, तो फॉर द फर्स्ट 25 ईयर्स उनके द्वारा जो है ना, पूरा नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर है, जो हमारा आज के डेट में आप गुजरात और राजस्थान वाला एरिया देखते हो, वहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन था। उसी के टाइम में आप देखो कि कुछ मराठा के जो रूलर थे, जो मोस्ट फेमस शिवाजी थे, उनके द्वारा यहाँ पे इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम जो है नॉर्थ और साउथ कोंकण के टेरिटरीज़ में यहाँ पे लेकर आए वो। फिर इसमें देखो कि काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुआ मराठा का। औरंगजेब के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि वो बीजापुर और जो गोलकंडा है उसमें वो एंटर करेंगे। फिर उनके द्वारा यहाँ पे सिकंदर शाह जो बीजापुर के थे उनको हराया गया, और यहाँ पे सक्सेसफुली जो है औरंगजेब वो जो जगह था बीजापुर, उसको अपने अधीन ले आए। फिर वो यहाँ पे गोलकंडा इनका सेकंड एम था, तो गोलकंडा के अगेंस्ट में ये चढ़ाई करने लगे, और वहाँ पे जो कुतुब शाही डायनेस्टी था उनको एलिमिनेट कर दिए। तो ये भी उनके द्वारा जो है अपने अधीन ले आया गया। इनफैक्ट आप देखोगे कि जो डेक्कन किंगडम का जो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन था, वो एक पॉलिटिकल ब्लंडर था, वो ये औरंगजेब के पार्ट का। यानी कि यहीं से इनकी जो उल्टी गिनती है ये शुरू हो गई। यानी कि जो अच्छा टाइम था वो ख़त्म हो गया, बुरा टाइम यहाँ पे शुरू हो गया औरंगजेब का। ये जो काम किए थे ना, कि यहाँ पे गोलकंडा पे ये जीत हासिल कर लिए, बीजापुर पे जीत हासिल कर लिए, और इसको अपने अधीन कर लिए, ये इनका माना जाता है आज तक का कि ये पॉलिटिकल ब्लंडर रहा है।
इससे क्या हुआ ना कि जो बैरियर था मुगल और मराठा के बीच में वो तो ख़त्म हो गया था, और फिर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस होने लगा दोनों के बीच में। साथ ही साथ जो डेक्कन कंपेन्स था वो भी यहाँ पे जो है मुगल ट्रेजरी को पूरी तरीके से एग्जॉस्ट करने लगा। और अगर जे.एन. सारकर के अकॉर्डिंग देखें तो डेक्कन के जो अल्सर थे वो यहाँ पे जो औरंगजेब थे उनको फिर बर्बाद करने में लग गए। यानी कि ये जो डेक्कन वाला पार्ट को जब ये इन्होंने जीत हासिल किया, डेक्कन किंगडम को यहाँ पे जो उनका बर्बादी हुआ, ये एक इस तरीके का काम किया गया जिसमें कि मुगल और जो मराठा थे ना, इनके बीच में अब आमने सामने जो है कॉन्फ्रंट्रेशन स्टार्ट हो गया था, इनके बीच का बैरियर ख़त्म हो गया। तो ये था डेक्कन पॉलिसी। रिलीजियस पॉलिसी क्या था कि औरंगजेब जो है बहुत ही ज़्यादा स्टॉन्च और ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे। यानी कि एक तो पुराने ज़माने से जो थिंकिंग चलते आ रहा था, पुराने चीज़ों को मानना जो कि उनके मुस्लिम धर्म वगैरह वगैरह में था, तो उस तरीके के थे, बहुत ही अच्छा काम करने वाले थे। इनकी आइडियल क्या था कि वो ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, यानी कि इंडिया को पूरा इस्लामिक स्टेट में वो बदलना चाह रहा था। साथ ही साथ यहाँ पे एक सेपरेट डिपार्टमेंट भी देखने को मिलेगा जिसमें कुछ मोरल कोड भी था। और मोरल कोड यानी कि हाई पावर्ड ऑफिसर्स थे यहाँ पे जिसको कि मुस्तसीब कहते थे। तो मुहतसीब जो है उनके अंडर में कुछ कोड्स लाया गया। कोड्स वही होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन होता है कि वहाँ के लोगों को जो है इस तरीके की बात माननी है, इस तरीके का काम नहीं करना है। तो वही डूज एंड डोंट्स था। तो डूज एंड डोंट्स में देख लीजिए क्या क्या था। तो सबसे पहला है कि ड्रिंकिंग नहीं करना है, यानी कि दारू शराब का सेवन नहीं करना है। कल्टीवेशन और जो भांग वगैरह का यूज़ जो है यहाँ पे, कुछ और ड्रग्स जो है वो पूरी तरीके से बैन है, यानी कि ना ही आप भांग वगैरह को उगा सकते हो, ना ही उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ना ही इससे रिलेटेड कुछ और जो ड्रग्स वगैरह है वो सारा चीज़ को यहाँ पे कंज्यूम नहीं कर सकते। औरंगजेब को म्यूज़िक बहुत पसंद था, तो वो यहाँ पे मुगल कोर्ट में म्यूज़िक ले आए। लेकिन बाद में आप देखोगे कि जो झरोका दर्शन होता था वो सारा चीज़ यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो गया, ख़त्म हो गया। झरोका दर्शन क्या होता है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि घूमर घूमर वाला जो गाना है वो आपका सॉन्ग है। अभी जो पद्मावत में जो आप देखोगे कि जो फिल्माया गया है इनके ऊपर, दीपिका पादुकोण के ऊपर, तो उस समय आप देखोगे कि जो महल है था जिसमें वो डांस कर रही थी उसके ऊपर जो है ना छोटे छोटे झरोखे होते थे। तो ये राजा महाराजाओं का महल भी उतना ही बड़ा होता था, और वैसे वैसे छोटे छोटे जो है झरोखे होते थे जिसमें कि लोग जो है वहाँ से झांकते थे। जब वहाँ उस समय की जो महिलाएं और उस समय का जो इस तरीके का नाच प्रदर्शन होता था, तो लोग जो है ना बड़े बड़े झरोकों से झांकते थे। ठीक है, तो ये वाला काम यहाँ पे औरंगजेब के द्वारा ख़त्म कर दिया गया। तो वो वाला झरोका दर्शन जो है वो बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, जो दशहरा का सेलिब्रेशन होता है वो भी बंद कर दिया गया कि कोई भी दशहरा सेलिब्रेट नहीं कर सकता। साथ ही उस समय जो रॉयल एस्ट्रोनॉमर्स और जो एस्ट्रोलॉजर्स होते थे, जो भविष्यवाणी करते थे, जो आपका कुंडली देखकर बताएंगे कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है नहीं होने वाला है, उन सबको भी सर्विस से डिसमिस कर दिया गया। मतलब आप समझ सकते हो कि ऐसा कोई काम कर दे आज की डेट में, अगर मोदी जी कह दे कि नहीं आप लोग को दशहरा सेलिब्रेट नहीं करना है, हालांकि चलो कोरोना के कारण सब कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, लेकिन आप ये सोच के चलो कि अब आपको कभी भी लाइफ में दशहरा नहीं सेलिब्रेट करना, कभी दीपावली नहीं सेलिब्रेट करना। यहाँ तो दिल्ली में पटाखा छोड़ने के लिए अगर मना किया जाता है तो उसमें भी लोगों को इतना दिक्कत हो जाता है। तो इस तरीके का अगर सरकार आ जाए और इस तरीके का आपके ऊपर जो है आपकी सारी सुख सुविधाओं को बंद कर दे, और आपके जितने भी मतलब एक होता है ना कि फेस्टिव क्या होते हैं कि आप बस इंजॉय करो लाइफ में, तो इंजॉय करना, एक बॉन्डिंग आपका डेवलप हो पाता है, फैमिली वालों से आप मिलते हो, कुछ अलग तरीके का आप फील करते हो। नहीं तो आप सोचो कि बिना फेस्टिवल के अगर लाइफ चलते रहे तो पूरा साल ऐसा लगेगा कि झंड बन गया साल, है कि नहीं? मतलब कहने का मतलब है कि ज़िंदगी बर्बाद हो गई, इस तरीके की लगेगी कि मतलब कि कुछ भी नहीं रहा। तो फेस्टिवल आने से क्या होता है कि मूड चेंज होता है, अपने घर का भी चेंज होता है, साथ ही आप लोग देखोगे सोसाइटी में भी चेंज होती है, तो एक अच्छा होता है, लोग मिलते जुलते हैं, एक अच्छी चीज़ें होती है। लेकिन यही सारी चीज़ों को बंद कर दिया गया, तो अब तो कोई भी चाहेगा कि ऐसे सरकार को हटा देना चाहिए, कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो बस यहीं से जो औरंगजेब की जो लाइफ थी, औरंगजेब का जो यहाँ पे दबदबा था वो यहाँ पे ख़त्म होने लगे। इनिशियली क्या हुआ कि औरंगजेब ने यहाँ पे न्यू हिंदू टेम्पल्स को भी कंस्ट्रक्ट करने से मना कर दिया। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था कि चलिए दशहरा वगैरह मना कर दिया। अब इनका एक और दिखी कहानी कि नया हिंदू टेम्पल नहीं बनाना है, जो पुराना हिंदू टेम्पल है उसको रिपेयर करना है। ये बात तो हजम करने वाली थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने जो हिंदू टेम्पल बनाया था उसको भी डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि तोड़ फोड़ में आ गए, ये हिंदू टेम्पल भी तोड़ने लगे।
वैरिंग कम्युनिटी का मतलब है कि कॉन्फ्लिक्शन, यानी कि आप देखो कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, उसी कम्युनिटी में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उस तरीके का यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा। सिख जो है आपस में ही लड़ना स्टार्ट कर दिए। इनकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी वो भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। इन्हीं की रिलीजियस पॉलिसी से फिर क्या हुआ कि देखिए कि काफ़ी ज़्यादा टर्निंग देखने को मिला, यानी कि राजपूत में और उसके बाद जो मराठा है, सिख है, उसमें बहुत ज़्यादा टर्निंग देखने को मिला। और ये सब क्या हो गया ना कि मुग़ल एम्पायर के दुश्मन हो गए। अब कैसे दुश्मन नहीं होंगे, अभी तक आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे हिंदूज़ के साथ भी कितना ऐसा लगा कि उनके साथ एट्रोसिटीज़ हो गया, अत्याचार हो गया उनके ऊपर। मुस्लिम के ऊपर भी अत्याचार हो गया, मराठा के ऊपर भी हो गया, साथ ही सिख के ऊपर भी हो गया, उनके कम्युनिटी में उनको ही लड़ा दिया गया। तो हर कोई, तो हर एक कम्युनिटी में, हर एक रिलीजन में आप देखोगे कि इनके कारण ऐसा काम किया गया ना कि सब तहस नहस हो गया। सब कुछ इतना अच्छा चलते आ रहा था, एंड में आके आफ्टर 10 ईयर्स जो होता नहीं, कहते नहीं है कि सर फिर गया या फिर कुछ ऐसा भांग खा लिया या फिर क्या हुआ नहीं हुआ, इस तरीके का इनके द्वारा ऐसा काम किया गया कि सारी कुछ यहाँ पे ख़त्म हो गई। इससे आप देखोगे कि जो मथुरा के जाट्स थे और जो सतनामीज थे मेवाड़ के, उनके बीच में भी झड़प हो गई, उनके बीच में भी लड़ाई हो गई। तो औरंगजेब यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है कि कैसे मुग़ल एम्पायर अगर डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि इतने अच्छे लेवल पे चल रहा था और अचानक से मुग़ल एम्पायर का पतन हो गया। अब पतन हो गया तो उनके लिए हमेशा से जो रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे ठहराया जाता है वो औरंगजेब को ठहराया जाता है। ठीक है, आइए एक बार मैप में भी देख लीजिए। जब भी आप लोग औरंगजेब के बारे में कुछ लिखो तो आपके पास दिमाग में रहे कि कहाँ कहाँ तक इनका जो है वर्चस्व था। आप देखो इतना अच्छा इनके द्वारा शानदार स्टार्टिंग में काम किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि काबुल वगैरह ये तो हो गया पाकिस्तान वाला एरिया, तो इन सारे एरिया को भी इनके द्वारा यहाँ पे अधीन किया गया था। ये सारे एरिया को ये जीत चुके थे। और लास्ट में आप लोग देख सकते हो कि मुझे लगता है कि केरल वाला थोड़ा सा एरिया और तमिलनाडु का थोड़ा सा पोर्शन छोड़ के जो है ना, इन्होंने कोई भी पोर्शन नहीं छोड़ा था। पूरा मुग़ल एम्पायर का आप देख सकते हो कि पूरे इंडिया में, साथ ही साथ जो है ये आपका पाकिस्तान में भी इनका दबदबा था। तो कुछ यहाँ पे रीजन देख लीजिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, समटाइम्स ये आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो काबुल है, पेशावर है, साथ ही यहाँ पे पानीपत है, दिल्ली है, जाट, राजपूत यहाँ पे आगरा, इलाहाबाद, पटना, ये है गोंडवाना। और उसके बाद आप देखोगे है यहाँ पे है मराठास। ठीक है, तो ये सारी ध्यान रखनी है। एक बार आप लोग अकबर का देख लीजिए तो आप लोग बेटर तरीके से इसको ना रिलेट कर पाओगे। देखिए अकबर का शासनकाल, अकबर का कितना कम ही था, है कि नहीं। अकबर के अंदर यही था, काबुल भी था, यहाँ पे आपको पानीपत, दिल्ली, आगरा सब देखने को मिलेगा। इनके द्वारा इतना जो है मुग़ल साम्राज्य में इनके द्वारा ये पहला एम्पायर को ये बनाया गया। उसके बाद औरंगजेब ने बहुत अच्छा शानदार काम किया। औरंगजेब आते के साथ ये आप देखो कि अहमदनगर, इनके पहले जो पिता थे वो इसको हड़पे, फिर बीजापुर को इनके द्वारा हड़पा गया, गोलकोंडा को हड़पा गया। तो ये सारा एरिया जो है आ गया मुग़ल एम्पायर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक तो अकबर का था। अकबर का शासन अपने आप में ही बहुत बड़ा था। और यहाँ पे अगर औरंगजेब का बात करें तो औरंगजेब की जो यहाँ पे देन है वो इतना एरिया में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मुग़ल एम्पायर का आप देख सकते हो कि पूरी तरीके से इंडिया पाकिस्तान में जो है ये आपका छाप छोड़ दिया था। तो इतना अच्छा से विस्तार हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था, बट ये औरंगजेब के दिमाग फिर जाने के कारण जो है ना सारी चीज़ें यहाँ पे बर्बाद हो गई। अब आइए पर्सनैलिटी और कैरेक्टर भी देख लीजिए कि औरंगजेब थे कैसे। इतने देर में तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वो थे कैसे। लेकिन अपने प्राइवेट लाइफ में औरंगजेब बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियस और डिसिप्लिन थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन थे। सिंपल फूड, सिंपल ड्रेस वो पहनना बहुत पसंद करते थे। उनके द्वारा जो है पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए जो वो मनी अर्न करते थे वो कैसे करते थे, कुरान को कॉपी करके और यही सारे कॉपीज़ को वो सेल करते थे। तो उससे वो बहुत ज़्यादा मनी अर्न करते थे और उसको वो पर्सनल अपने खर्चे के लिए उसको इस्तेमाल करते थे। उनके द्वारा ये दारू वगैरह नहीं पिया जाता था, ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। अधिकतर जो मुग़ल एम्पायर थे, जितने भी मुस्लिम शासक रहे थे वो सब दारूबाज थे। लेकिन इनमें एक तरीके का आपको अलग खूबी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि सारे थे, कुछ कुछ ऐसे भी थे जो नहीं यहाँ पे पीते थे, लेकिन ये भी नहीं पीते थे। साथ ही इनके द्वारा जो है अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज भी सीखा गया। ये बुक्स के बहुत ज़्यादा लवर थे। साथ ही साथ क्या है कि वो रिलीजन में भी काफ़ी विश्वास करते थे, काफ़ी पूजा पाठ भी करते थे। पूजा पाठ क्या करेंगे, मतलब कि वो अपने जो भी उनके अल्लाह गॉड है उनको वो बहुत ही ज़्यादा वो डिवोटेड थे। साथ ही रमज़ान फास्टिंग को भी वो स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करते थे। जो 1 डेढ़ महीने के फास्टिंग होते उसको भी बहुत अच्छे से ये निभाते थे। पॉलिटिकल फील्ड में अगर हम लोग बात करें तो औरंगज़ेब के द्वारा यहाँ पे बहुत सारे मिस्टेक्स जो है कमिट किए गए, जो कि हम लोग ने भी देखा कि वो पॉलिटिकल ही फील्ड में बहुत ही गलत स्टेप्स उठा लिए, जिनकी वजह से जो है उनका पूरी तरीके से जो है सारी जितनी भी मेहनत थी वो मिट्टी में मिल गई। वो काफ़ी ज़्यादा जो है मिसअंडरस्टूड कर गए। जो मराठा मूवमेंट था उनको वो सही तरीके से समझ नहीं पाए, उसके नेचर को समझ नहीं पाए, और साथ ही साथ जो मराठा का प्रॉब्लम था ना उसको भी वो सॉल्व नहीं कर पाए।
तो यहाँ पे भी मिस्टेक हो गया। साथ ही साथ जो सिया डिकेंस सल्तनत का जो पॉलिसी था वो भी बहुत गलत तरीके से ये पॉलिसी लाया गया और बाद में प्रूव भी हो गया कि ये पॉलिसी सही नहीं था। तो इसलिए यहाँ पे इतना सारा मिस्टेक हुआ ना, जिसके कारण आप देखो कि पूरी तरीके से ख़त्म हो गया मुगल एम्पायर। साथ ही इनकी रिलीजियस पॉलिसी भी आप देखो तो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं हो पाया, क्योंकि एक ऑर्थोडॉक्स ये सुन्नी मुस्लिम थे, लेकिन इनका जो मूव्स था कि रिलीजियस को यहाँ पे अप्लाई करना और नॉन मुस्लिम सोसाइटी के लिए जो रिजिडिटी था, ये सब कुछ फेलियर हो चुका था। उसके बाद आप देखोगे कि अगर हम लोग दूसरी तरफ देखें तो इनके द्वारा पॉलिटिकल एनिमीज़ जो थे ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, क्योंकि आप देखो इनके द्वारा ऐसा ऐसा भी काम किया गया जिसके कारण इनके दुश्मन जो है ना वो बहुत बढ़ गए। और जब किसी के दुश्मन दोस्त से ज़्यादा अगर हो जाए तो उनकी लाइफ जो है ना डिफ़िकल्टी सिचुएशन में पहुँच जाती है। तो ये सारी यहाँ पर इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी ध्यान रखिएगा। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग समराइज़ करते हैं और देखते हैं कि मुग़ल का डाउनफॉल का कारण क्या था। ठीक है, मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हुआ जैसे ही औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई। उससे पहले भी जब इनका बहुत साल के बाद आप देख ही रहे थे डिक्लाइन के पोजीशन में जा ही रहा था, लेकिन जब मृत्यु हो गया तो और ज़्यादा डिक्लाइन हो गया, क्योंकि इनके सक्सेसर और भी ज़्यादा अच्छे नहीं आ पाए, इनके जैसे नहीं आ पाए। क्यों, उसके पीछे रीज़न भी है, क्योंकि इनके सक्सेसर आने के लिए अच्छे कोई शासक भी तो होना चाहिए ना। दुश्मन कम दुश्मन ज़्यादा, ये तो दोस्त कम बनाए थे। एम्पायर जो थे वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे जब यहाँ पे नादिर शाह जो है मुग़ल एम्पायर में इम्प्रिजेंट कर लिए गए थे। साथ ही यहाँ पे दिल्ली को उनके द्वारा लूट लिया गया था 1739 में। तो ये सारे कुछ कारण हैं जिसमें कि मुग़ल एम्पायर जो है वो डाउनफॉल हो गया। कुछ सम एक्सटेंट में ये भी बताया जाता है कि जो रिलीजियस और जो डेक्कन पॉलिसी था औरंगज़ेब का, वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया कि उनको यहाँ पे डिक्लाइन कर लिया गया। इनके बाद सक्सेसर भी उतने अच्छे नहीं आए, बहुत ही ज़्यादा वीक सक्सेसर थे, यानी इनके बाद जो शासक आए ना वो उस तरीके से दमदार नहीं आए। फिर डीमोरलाइजेशन था, मुग़ल आर्मी की बहुत ज़्यादा जो है डीमोरलाइज़ किया जाता था। फिनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला, ये भी एक रीज़न माना जाता है कि उनका पतन का कारण है। लेकिन अब ये देखो कि जब नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जब इंटर कर गए थे, तब उस समय देखने को मिला कि मुग़ल स्टेट जो है धीरे धीरे वीक पड़ने लगा था। और ये जो डिक्लाइन और जो डाउनफॉल है मुग़ल एम्पायर का, ये कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल रीज़न के कारण ही था, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर, ये तीनों के कारण जो है आपको देखने को मिलेगा कि मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। तो ये होल सोल यहाँ पे आपका समराइज़ किया गया है कि क्या कॉजेज़ है। पहला कॉजेज़ यही है कि उनके द्वारा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन लाया गया। साथ ही साथ उनके सक्सेसर जो है बहुत वीक आए हैं। उनके मुग़ल आर्मी जो थे उनको बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज़ किया गया। रिलीजियस और कुछ डेक्कन पॉलिसीज़ जो औरंगज़ेब का था वो भी, उसके कारण भी डिक्लाइन हुआ। उसके बाद जो इन्वेजन हुआ नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का, उसके कारण भी यहाँ पे डिक्लाइन हुआ। बहुत हद तक देखोगे तो एक ये भी है कि मुग़ल के द्वारा जो है ना सी पावर को इस्तेमाल नहीं किया गया। सी पावर कहने का मतलब है कि 1 सेकेंड, यहाँ मैप में आइए, ये देखिए आप, यहाँ से हमारा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। सॉरी, ये तो बहुत नीचे आ गया। हाँ, इधर से कुछ ऐसे पास होता है। ठीक है, हमारा जो सदर्न पोर्शन है ना, इसमें चारों ओर आपको पानी देखने को मिलेगा। एक साइड आपका बे ऑफ बंगाल है ईस्ट वाले साइड में, और वेस्ट वाले साइड में आओगे तो अरेबियन सी है, और नीचे आओगे तो इंडियन ओशन है। तो बहुत सारे यहाँ पे शासक जो थे ना, उनके द्वारा ये सी रूट इस्तेमाल किया जाता था ट्रेड के लिए। इससे पहले हम लोग गुप्ता पीरियड देखे थे, उनके द्वारा भी सी रूट को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया, जिसमें कि उनका इकोनॉमिक जो कंडीशन था वो बहुत बेटर हो गया। तो ये व्यापार में जो है ना सही तरीके से काम नहीं कर पाए। अभी तक हम लोग देखे, अभी तक हम लोग एक भी पॉइंट नहीं पढ़े इनके व्यापार को लेके। तो ट्रेड को ये अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। इंटर स्टेट ट्रेड होता होगा, इंट्रा स्टेट भी ट्रेड होता होगा, लेकिन इंटर कंट्री ट्रेड नहीं हो रहा था। ये सी रूट को भी चाहते तो बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते थे, जिनके पास इनका जो फिनेंशियल डिफिकल्टीज़ वन ऑफ द रीज़न है, ये डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पे अराइज नहीं होता। फाइन, तो ये सारे रीजंस है। तो इसी के साथ हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। आइए हम लोग एक बार और समराइज़ कर लेते हैं कि अब तक हम लोग ने इस लेसन में क्या क्या देखा स्टार्टिंग में पूरा। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें मुग़ल एम्पायर का, यानी कि बाबर से स्टार्ट हुआ, औरंगज़ेब पे ख़त्म हुआ। बाबर और इनकी डिफ़िकल्टीज़ क्या थी, हुमायूं की डिफ़िकल्टीज़ ये देखें, बाबर के अचीवमेंट देखें। उसके बाद यहाँ पे अकबर के बारे में डिटेल देखें, जहांगीर, शाहजहां और वॉर ऑफ सक्सेशन देखें। फिर औरंगज़ेब की यहाँ पे डेक्कन पॉलिसी देखें, और यहाँ पे डिक्लाइन देखें मुग़ल एम्पायर का। आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आप लोग को लगता है कि आंसर देना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इससे आप लोग खुद को जज कर पाओगे कि आपको कितना समझ में आया। बाबर के द्वारा यहाँ पे तुरुक ए बाबरी लिखा गया, तो ये किस लैंग्वेज में लिखा गया ये बताना है। और ओरिजिनल नेम बताना है कि शाहजहां का क्या है। अब ये तो आप बता ही दोगे। आइए फिलिंग द ब्लैंक्स देख लेते हैं। बैटल ऑफ चौसा जो है ये किसके किसके बीच में ये लड़ा गया था, और ये किस ईयर में।
साथ ही बैटल ऑफ यहाँ पे हल्दी घाटी है, तो इसमें जो है किसके मुगल आर्मी के द्वारा किसको हराया गया था और इसको कौन लीड कर रहा था। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ शाहजहाँ का, तो ये लवली नर्स और उनके डॉटर कौन थे, ये डॉटर कौन थी ये बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे ईयर भी है थोड़ा सा, ये आप इसको भी रिवाइज कर लीजिएगा कि बैटल ऑफ हल्दी घाट कब हुआ, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ बिलग्राम। तो ये सब के बारे में आप बता सकते हो, ज़रूर बताइएगा, जिससे कि आपका रिवीजन हो पाएगा। तो आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये लेसन थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा। फिर भी नहीं समझ में आती, इंटरेस्टिंग नहीं लगती, तो प्लीज़ आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं और कुछ और भी तरीके से और भी यहाँ पे इन्हांस करने का कोशिश करूँगी। मेरी मोटिव बस इतनी है कि आपको समझ में आए, और आपका मोटिव इतना है कि बस आप जितने देर लेसन देखते हो कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर सीख के जाइए, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप लोग को ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। आज 4 बजे आप लोग को विज़न आइज़ की मैगज़ीन नहीं मिल रही, यही मैगज़ीन मिल रही है, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी इसे स्टार्ट कर नहीं पा रही थी, तो सोची कि चलो आज यही एक सरप्राइज़ आप लोग को देती हूँ। तो इसकी टाइम मैं शिफ्ट करूँगी, रात में 8 बजे आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी आज के लिए इतना ही है। कल से आपको विज़न आइज़ की मैगज़ीन 4 बजे शार्प देखने को ज़रूर मिलेंगे, उसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे रेगुलर हूँ, वैसे आशा करती हूँ कि आप लोग भी यहाँ पे रेगुलर हो, अपनी स्टडीज़ को एक अच्छा डायरेक्शन दे दीजिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है 2020 और 2021 के लिए, बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मिलती हूँ नेक्स्ट लेसन में। नेक्स्ट लेसन क्या है ये भी देख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि इंडिया की कंडीशन कैसी थी मुगल्स के अंदर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसमें काफ़ी फीचर्स हम लोग इंडिया के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं कि क्या हालत थी, क्या थी, नहीं थी, इकोनॉमिक, सोशल कंडीशंस, एग्रीकल्चर, ट्रेड, एवरीथिंग हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ये लेसन भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज के लिए इतनी ही रखती हूँ। अगर आप लोग को आगे भी लेसन देखनी है, विज़न है इसकी मैगजीन देखनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का पार्ट बन जाइए, जिससे कि जब भी मैं यहाँ पर लेसन अपलोड करूँ ना, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और हाँ, आपको अगर PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, रिसोर्स पॉइंट UPSC के नाम से है, तो सर्च करके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इसकी मैं ये वाली जो बुक है ना, इसकी मैं PDF वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूँगी। सो आज के लिए इतनी, थैंक यू।